Hello बच्चों, hope you all are good and having a great day so far. My name is Gaurav Sharma and you're welcome here. बच्चों इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बायोमोलिक्यूल चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, जो कि टॉपिक वाइज हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं पार्ट 2 की। पार्ट 1 में हमने काफी सारे शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस किया इनिशियल टॉपिक से बेसिकली, जिसमें हमने पॉलीसेकेराइड्स के बारे में बात की, न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में बात की, प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर्स को समझा एटसेट्रा। अब वही हम जो इसका एक दूसरा एक इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चों इस चैप्टर का, जिसका नाम है एंजाइम्स और उसकी एक्टिविटीज, राइट। तो एंजाइम के टाइप्स कैसे होते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, एंजाइम्स के एक्शंस कैसे होते हैं, इन टॉपिक्स पे आपके सवाल जो है वो किस तरह के बन सकते हैं, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो लास्ट तक बने रहिएगा। उम्मीद करूंगा कि आपका ये एंजाइम वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, वो इन क्वेश्चंस के साथ मिलकर थोड़ा सा और जो है वो ग्रिप अप होने वाला है। चलिए, तो ज्यादा देर ना करते हुए बच्चों शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की और देखते हैं कि किस तरह का सवाल जो है इन एंजाइम्स वाले टॉपिक के ऊपर पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। तो पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी। देखिए एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, और एक्टिवेशन एनर्जी के ऊपर आप लोगों ने ग्राफ भी पढ़ा होगा बच्चों, इफ यू रिमेंबर, कि जब एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है तो कैसे रेट ऑफ रिएक्शन चल रही है, और जब एक्टिवेशन एनर्जी कम है तब रेट ऑफ रिएक्शन कैसे चल रही है, राइट। बेसिकली जो एंजाइम्स के फंक्शनिंग हम लोगों ने पढ़ी थी इस चैप्टर में, वहां पे हमने बात की है कि एंजाइम्स किस तरह से रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाते हैं। सो एक्टिवेशन एनर्जी भी उसी से कहीं रिलेट करता है। तो ये क्या है, दैट इज द इनिशियल इनपुट ऑफ द एनर्जी रिक्वायर्ड टू इनिशिएट अ रिएक्शन। देखिए रिएक्शन की शुरुआत कैसे होती है वो निर्भर करता है एक्टिवेशन एनर्जी पे। अगर बहुत ज्यादा है तो बेसिकली वो रेट ऑफ रिएक्शन को स्लो कर रहा है, कम है तो उसे वो क्या कर रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट कर रहा है। आप लोगों ने ग्राफ भी इससे रिलेटेड पढ़ा है बेटा एनसीईआरटी में, उसको फोकस करते चलिएगा। सो एक शॉर्ट क्वेश्चन अगर एक्टिवेशन एनर्जी के ऊपर बनता है तो इट इज द इनिशियल इनपुट ऑफ द एनर्जी रिक्वायर्ड टू इनिशिएट अ रिएक्शंस एज वेल, राइट जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि व्हाट आर लाइगेजेस। नाउ लाइगेजेस, एज जब किसी वर्ड के पीछे आ रहा है तो बेसिकली वहां पे वो एंजाइम्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। और यहां पर जो लाइगेज एंजाइम है वो क्या कर रहा था, इफ यू रिमेंबर, कि वो एक गम का काम कर रहा था। गम का मतलब यहाँ पे जोड़ने का काम कर रहा था उसको, राइट। तो लाइगेज आर द एंजाइम्स दैट जॉइन टू सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। किसको, दो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल को आपस में जोड़ने का काम कर रहा था। सबस्ट्रेट कौन थे, जिसके ऊपर एंजाइम वर्क करते हैं, यानी कि जिसका ब्रेक डाउन होता है, जिससे नया प्रोडक्ट हमें मिलेगा, वो सबस्ट्रेट थे, राइट। तो सबस्ट्रेट को जोड़ने का काम करता है कौन, लाइगेज। चलिए जी आगे बात करते हैं, व्हाट इज एन एक्टिव साइट। अगला सवाल जो हमारा एक्टिव साइट, इफ रिमेंबर जब हमने एक प्रोटीन के स्ट्रक्चर को पढ़ा था बच्चों, इफ रिमेंबर जब हमने प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर को पढ़ा था तो वहां पे हमने कई साइट्स पढ़ी थी। जैसे कि ये एक साइट हो गई, मान लेते हैं कि ये एक साइट हो गई, ये एक साइट हो गई, है ना। तो इन्हें हमने क्या बोला था, इन्हें हमने एक्टिव साइट या फिर पॉकेट बोला था। इन्हें हमने एक्टिव साइट या फिर पॉकेट बोला था। अगर आप लोगों ने इस चैप्टर का वन शॉट नहीं देखा तो जाके देखिए बच्चों, आई बटन पे क्लिक करके आप इस चैप्टर का वन शॉट, इस चैप्टर के जो माइंड मैप है, इस चैप्टर के जो अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो सारी चीजें, इवन इस चैप्टर के नहीं बाकी सारी चैप्टर्स के भी आपको वो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट वन शॉट सभी चैप्टर्स के, इवन सभी सब्जेक्ट्स के आपको मिलने वाले। जाके आई बटन पे क्लिक कीजिए या डिस्क्रिप्शन से लिंक को उठाइए, जाके देखिए बच्चों, एंजॉय कीजिए। तो मैंने वहां पे डिटेल में बताया है कि एक्टिव साइट वो है जहां पर सबस्ट्रेट आकर लगेगा, जहां पर सबस्ट्रेट आकर एक्ट करता है उसे हम एक्टिव साइट बोलते हैं। तो वही तो हो गई ना एक्टिव साइट, जहां पे सबस्ट्रेट आकर लग रहा है। और फिर सबस्ट्रेट का क्या होगा, सबस्ट्रेट का ब्रेकडाउन होगा। क्या होगा, सबस्ट्रेट का ब्रेकडाउन होगा, राइट। तो यही चीज हम लोगों ने वहां पे बच्चों सीखी है। तो एक्टिव साइट हमें क्या कहती है कि ये एंजाइम का वो पार्ट है, the part of enzyme that take part in catalyzing biochemical reaction। catalyzing का मतलब उसे कट करना, बेसिकली कट करना, तो उसमें से नया प्रोडक्ट बनाना, राइट। so that take part in a catalyzing biochemical reaction, let's call its active site, जिसे हम उसकी एक्टिव साइट के नाम से जानते हैं। इन सिंपल हमने इनको पॉकेट के नाम से भी जाना है, राइट। इन सिंपल हमने इन्हें पॉकेट के नाम से भी जाना है, ये बात आप लोग वहां पे ध्यान रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, व्हाट इज अ होलो एंजाइम। हमने टाइप्स पढ़े थे, जब प्रोटीन पार्ट पढ़े, नॉन प्रोटीन पार्ट पढ़े एंजाइम्स के अंदर, तो वहां हमने एक पार्ट होलो एंजाइम्स के लिए भी पढ़ा था, राइट। अब देखते हैं जरा इसकी डेफिनेशन हमें क्या कहती है। देयर इज द कंप्लीट कॉन्जुगेट एंजाइम कंसिस्टिंग ऑफ एन एपोएंजाइम एंड अ कोफैक्टर
तो देखिए दो चीजों से मिलके बनता है ये, एक कंसिस्ट जो है एपो एंजाइम से। एपो एंजाइम बेसिकली वो है जो कैटालाइटिकली इनएक्टिव नेचर शो कर रहे थे, ठीक है। जब हमने इनको देखा था तो ये कैटालाइटिक नेचर कैसा होता है इनका, कैटालाइटिकली ये इनएक्टिव होते हैं, ठीक है, कैटालाइटिकली इनएक्टिव होते हैं, कट करने में बेसिकली इनएक्टिव होते हैं। जबकि जब हमने होलो एंजाइम्स के बारे में बात की थी तो होलो एंजाइम्स कैसे थे, होलो एंजाइम कैटालाइटिकली कैसे होते हैं, कैटालाइटिकली एक्टिव होते हैं, ठीक है, कैसे होते हैं, एक्टिव होते हैं। ओ सो सॉरी, कैटालाइटिकली, मैं दोबारा से लिख देता हूं, कोई बात नहीं। ठीक है, कैटालाइटिकली एक्टिव होते हैं, ठीक है जी। तो ये एक डिफरेंस हमें वहां पे समझ आया था। अच्छा, उसके अलावा ये बेसिकली जब सबस्ट्रेट के ऊपर एक्ट करते हैं तो सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में बनाने में इंपॉर्टेंट रोल रहता है इन होलो एंजाइम्स का भी। तो एक पॉइंट आप इसके लिए और भी ये लिख सकते हैं, तो ये हो गया। एक आप क्या लिख सकते हैं कि सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट बनाने में अपना रोल प्ले करते हैं, सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट बनाने में अपना रोल प्ले करते हैं, ठीक है, सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट बनाने में अपना रोल प्ले करते हैं ये जो होलो एंजाइम्स होते हैं, राइट। तो यही वहां पे पूछा गया है, ठीक है जी। इस तरीके से आप इसको एक नंबर में, दो नंबर में, इवन और पॉइंट्स बना के, ये दो पॉइंट्स बना के भी आप इनके बारे में अच्छे से लिख सकते हैं। तो एक सवाल हमारा एंजाइम से बच्चों ये भी बन सकता है। आगे देखते हैं, व्हाट इज इनिबिटर। इनिबिटर क्या था, इफ यू रिमेंबर हमने जब कंपटीशन वाला इनिबिटर कंपटीशन जब हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था वहां पे, तो हमने काफी डिटेल में अच्छे से उस क्वेश्चन को भी, उस टॉपिक को भी बहुत डिटेल में अच्छे से समझाया बच्चों। तो यहाँ पे क्या होते हैं इनिबिटर, a substance which binds to enzyme। अब if you remember the competition topic, inhibitor competition, तो वहां पे हमने पढ़ा है a substance which binds to enzyme and does not allow substrate to bind with enzyme। क्यों, क्योंकि जो इनिबिटर था, मैंने एक मॉलिक्यूलर लेवल पे आपके एनसीईआरटी के लाइन है कि मॉलिक्यूलर लेवल पे या मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जो है, जब कई बार सबस्ट्रेट का और इन दोनों का सेम हो जाता है, मान लीजिए कि ये कोई इनिबिटर है, ठीक है, ये कोई इनिबिटर है, और मान लीजिए कि ये कोई एक सबस्ट्रेट है, ये क्या है, कोई एक सबस्ट्रेट है। तो जब ये क्या हो रहा है, जब इनिबिटर और सबस्ट्रेट आपस में क्या कर रहे हैं, जब ये दोनों आपस में रिजेंबल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, रिजेंबल कर रहे हैं, तो ऐसे में हमें देखने को मिलेगा कि एंजाइम तो बेचारा परेशान हो जाएगा। एंजाइम कहेगा कि मैं किस पे एक्ट करूं, इस पे करूं या फिर इस पे करूं, मैं तो कंफ्यूज ही आ गया। तो भाई ऐसे में अगर एंजाइम इनिबिटर के ऊपर एक्ट करेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होगी वो कैसी हो जाएगी, वो तो डाउन हो जाएगी, क्योंकि जब एंजाइम सही तरह से सबस्ट्रेट के ऊपर एक्ट करेगा तभी जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन अपनी आगे बढ़ पाएगी, राइट जी। तो देखो क्या कहता है ये, यहां पे कहता है ये the substance which binds to enzyme and does not allow the substrate to bind with enzyme। मतलब इसने, इस इनिबिटर ने सबस्ट्रेट को एंजाइम के साथ बाइंड होने से रोक दिया। ये अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ध्यान रखिएगा। तो दिस रिड्यूस द एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम, जिसने एक्टिविटी जो है एंजाइम की उसे रिड्यूस कर दिया, उसे कम कर दिया। अब रिड्यूस किया इसका मतलब एंजाइम का काम था सबस्ट्रेट के साथ मिलके रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाना, इनिबिटर ने रोक दिया। तो इसलिए इनिबिट का मतलब क्या होता है, अपोज करना, रोकना किसी चीज को, और यहां पर ये इनिबिटर यही काम तो कर रहा है ना, इसीलिए, राइट। चलिए जी अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। ये ग्राफ की जो मैं बात कर रहा था शुरुआत में भी बच्चों, यही है वो एक्टिवेशन एनर्जी को जो रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे आपकी एनसीईआरटी का ग्राफ है, आप लोगों ने देखा होगा इसको। सो व्हाट डू ए बी सी एंड डी रिप्रेजेंट इन दिस ग्राफ। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो ए है बेसिकली हमारा, जो ए पार्ट है वो नीचे आपके एक्टिवेशन एनर्जी यानी कि एंजाइमेटिक रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो बी पार्ट है यहाँ पे हमारा वो भी एक तरह से एंजाइमेटिक रिएक्शन, एक्टिवेशन एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन वो एक नॉन एंजाइमेटिक रिएक्शन होगी, लेकिन वो यहाँ पे एक नॉन एंजाइमेटिक रिएक्शन होगी, नॉन एंजाइमेटिक। अब जब नॉन एंजाइमेटिक है तो एक्टिवेशन एनर्जी जितनी बढ़ गई वो उतनी ही रेट ऑफ रिएक्शन को स्लो डाउन कर देगा, ठीक है। और यहां देखिए ये एक एंजाइमेटिक रिएक्शन है, तभी जो ग्राफ जो है वो देखो कितनी तेजी से चला गया।
तभी जो है ग्राफ कितनी तेजी से बन गया, यानी कि सबस्ट्रेट के ऊपर कितनी तेजी से एक्ट करके उसने रिएक्शन को आगे फास्ट कर दिया। तो ये प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन है। जब प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन में एक सही अमाउंट में आपको एंजाइम एक्टिविटी मिल रही है, तो ऐसे में क्या देखने को मिल रहा है यहाँ पे कि रेट ऑफ रिएक्शन भी जल्दी से होगी, है ना। अगर नहीं मिलेगा वो एंजाइमेटिक रिएक्शन तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसी हो जाएगी, इट विल टेक सम टाइम। तो ये टाइम कंज्यूमिंग होगी कुछ इस तरीके से, और रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पे स्लो होगी, आप ये भी बोल सकते हो। ठीक है जी। तो तीसरा जो है यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट हो गया। पार्ट सी जो है बेसिकली वो ट्रांजिशन स्टेट है। एंड हियर वी हैव द पार्ट डी विच इज द प्रोडक्ट, जो अल्टीमेटली एंजाइम और सबस्ट्रेट के कॉन्टैक्ट में आने से यहाँ पे बना है। तो डी पार्ट जो है यहाँ पे हमारा, ये लास्ट में अल्टीमेटली जो हमारा प्रोडक्ट बन रहा है ये उसे रिप्रेजेंट कर रहा है, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन द एंजाइमेटिक रिएक्शन, क्योंकि अल्टीमेटली हमें एक एंजाइम सबस्ट्रेट एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बनाना है, यानी कि एंजाइम्स की हेल्प से एक सबस्ट्रेट के ऊपर जब वो एक्ट करेगा तो उस पर प्रोडक्ट बनना चाहिए, और वो ही हमें यहाँ पर चाहिए भी। तो ये एकदम सही है और ये अच्छा क्वेश्चन है, आपके एनसीईआरटी ग्राफ है बच्चों, इसको आप लोग देखेंगे ध्यान से। ठीक है जी। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया है, नेक्स्ट क्या है सवाल, What is enzymatic competitive inhibitor? Give one example of it. आपके एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, और एक बार नीट में भी पूछा जा चुका है ये सवाल, मैं आपको बता दूं। What is enzymatic competitive inhibition? Enzymatic competitive inhibitor, देखो नाम से ही पता लग रहा है कंपटीशन, यानी कि कुछ एक जैसा होगा, कुछ कंपटीशन आएगा, रिजेंबलनेस आएगी। केमिकल that prevent the enzyme to function are known as inhibitors। तो सबसे पहले हमारी इनिबिटर की डेफिनेशन आ गई, and that can also be framed separately in other question। 1 मार्क में ये भी पूछा जा सकता है कि इनिबिटर क्या होते हैं। तो इनिबिटर ये तो पता है कि हमें एंजाइम की एक्टिविटी को स्लो डाउन कर रहे हैं, तो लिखेंगे कैसे, केमिकल्स दैट प्रिवेंट द एंजाइम्स टू फंक्शन, ऐसे केमिकल जो एंजाइम के फंक्शन को करने से रोक रहे हैं, एंजाइम को अपना काम करने से रोक रहे हैं, उन्हें इनिबिटर बोल रहे हैं। एंजाइमेटिक कॉम्पिटिटिव इनिबिशन इज डन बाय सब्सटेंसेस which closely resemble the substrate in its molecular structure। अभी प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमने उस चीज को समझा था कि जब इनहिबिटर्स और सबस्ट्रेट का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर रिजेंबल कर रहा है तो उसे हम क्या बोल रहे हैं, एंजाइमेटिक कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। एंजाइमेटिक कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन यानी कि अब उसके लिए कॉम्पिटिशन हो गया कि एंजाइम किसके ऊपर एक्ट करे, और एंजाइम अगर इनहिबिटर को पकड़ लेगा तो फिर तो और दिक्कत है, तो इनहिबिटर उसको काम करने से रोक रहा है। एंजाइम प्लस इनहिबिटर जब मिलते हैं तो वो एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। एंजाइम और सबस्ट्रेट जब मिलते हैं तो वो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं। एंजाइम और जब प्रोडक्ट मिल रहे हैं तो वो एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, राइट। दिस एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम इज लिमिटेड बाय कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर एंड नो प्रोडक्ट इज फॉर्म। तो ऐसे में कोई भी प्रोडक्ट जो है वो फॉर्म्ड नहीं होगा। कैसे होगा, एंजाइम को तो स्पेसिफिकली सबस्ट्रेट पे काम करना है ना, या सबस्ट्रेट जो है वो स्पेसिफिक एक्टिव साइट पे आके जब तक नहीं लगेगा तब तक एंजाइम अपना काम नहीं कर सकता। तो इसी वजह से यहां पे कोई भी प्रोडक्ट जो है वो फॉर्म नहीं होगा। और ये किसकी वजह से हुआ, ये हुआ इनहिबिटर की वजह से, जिसने उस एंजाइम को काम करने से रोका। एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी का, दिस इज इंपॉर्टेंट, आप जब भी इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे तो एनसीईआरटी में जहां ये टॉपिक है लेफ्ट हैंड साइड पे नीचे की तरफ आपको ये एग्जाम्पल लिखा हुआ मिल जाएगा एनसीईआरटी में। मेलेनॉट इनहिबिट्स द इट शो टू क्लोज रिजेंबलनेस विद द सक्साइनेट सबस्ट्रेट। यहां पे जो एंजाइम का नाम यहां पे मेंशन नहीं है, एंजाइम कौन सा होता है, सक्साइनेट डिहाइड्रोजनेज, ध्यान रखिएगा, ठीक है। सो मेलेनोट जो है वो इनहिबिट करता है, इनहिबिटर आपसे पूछ सकते हैं, तो यहां पे एज अ इनहिबिटर का काम कर रहा है, विच शो द क्लोज रिजेंबलेंस विद द सक्साइनेट सबस्ट्रेट के साथ जो है वो एक क्लोज रिजेंबलेंस को शो करता है। तो ये एग्जांपल उसको हाईलाइट कर लेना अपने एनसीईआरटी में, या उसको लिख लो अपने नोट्स में यहां से, तो वो हाईलाइट नहीं किया तो अभी तक उसको कर लेना, ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन on the rate of enzymatic reaction? क्या है, what is the effect of increase in substrate concentration? Increase in substrate concentration on the rate of enzymatic reaction कैसे बढ़ेगी जी, देखिए, increase in substrate concentration increase the rate of reaction, substrate concentration increase the rate of reaction, the enhanced rate is due to two factor। ऐसा कब होगा, नंबर 1
ऑक्यूपेशन ऑफ वन एंड मोर एक्टिव साइट, जब एक या उससे ज्यादा एक्टिव साइट के ऊपर वो एक्ट करेगा तभी वो उसके जो रिएक्शंस है वो तेज हो पाएगी बाय द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। हायर नंबर ऑफ कोलाइजंस बिटवीन द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल, द राइज इन वेलोसिटी इज क्वाइट हाई इन द बिगिनिंग बट द डिक्रीज प्रोग्रेसिवली विद द इंक्रीज इन द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। अगर इस चीज को ऐसे भी समझते हैं, ऐसा नहीं होगा कि अगर सबस्ट्रेट के नंबर बढ़ते चले जाएंगे ना तो एंजाइम भी अपना एक पॉइंट पे आके रुक जाएगा। ये ग्राफ भी आप लोगों ने उसमें पढ़ा है ना एनसीईआरटी में हमारी, कि तो ये आपको दिखाता है कि अगर एंजाइम्स एक पॉइंट पे आके अगर सबस्ट्रेट कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है तो एंजाइम भी अपना एक्शन जो है वो स्लो डाउन कर देगा या एंजाइम भी अपना काम ठीक से नहीं कर पाएगा। सो हायर द नंबर ऑफ कोलिजन बिटवीन द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल, द राइज इन वेलोसिटी इज क्वाइट हाई एज वेल इन द बिगिनिंग। शुरुआत में ऐसा तेज हो सकती है जब वो आपस में टकरा रहे होंगे सबस्ट्रेट, बट it decreases progressively with the increase in substrate concentration। तो ये धीरे धीरे क्या करेगा, with the increase in substrate decrease the progressively with increase in substrate concentration को भी धीरे धीरे वो रिड्यूस करता चला जाएगा। ठीक है जी, तो ये दो पॉइंट हमें यहाँ पे समझ आते हैं इस क्वेश्चन के अंदर। अगला, डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग एपोएंजाइम एंड कोएंजाइम। और जब भी आप डिफरेंशिएट करेंगे ना किसी भी पॉइंट में तो ध्यान रखिएगा कि आपको टेबुलर फॉर्म के अंदर डिफरेंशिएट जो है वो करना पड़ेगा। पहला, एपोएंजाइम एक प्रोटीन पार्ट है एंजाइम का विच कंपोज्ड ऑफ ओनली अमाइनो एसिड, जो कि सिर्फ और सिर्फ किससे कंसिस्ट होते हैं, सिर्फ और सिर्फ आपके अमाइनो एसिड से कंसिस्ट होते हैं और एक कैटालाइटिकली इनएक्टिव होते हैं। अभी हमने थोड़ी देर पहले भी वहां पे बात की थी एक क्वेश्चन में। जबकि जो कोएंजाइम्स होते हैं वो एक नॉन प्रोटीन ऑर्गेनिक पार्ट है एंजाइम का विच इज अटैच्ड टू द एपोएंजाइम टू फॉर्म कॉन्जुगेट प्रोटीन्स का फॉर्मेशन करते हैं ये। दूसरी तरफ एपोएंजाइम के अगर हम स्ट्रक्चर को देखेंगे तो यहाँ लार्जर है और ये एक स्मॉलर साइज के होते हैं जो कोएंजाइम होते हैं एक दूसरे से, स्पेसिफिक होते हैं फॉर एन एंजाइम, जबकि ये जो है इट कैन फंक्शन एज अ कोफैक्टर फॉर अ नंबर ऑफ एंजाइम्स कैरिंग आउट स्पेसिफिक टाइप ऑफ फंक्शन। लेकिन ये जो है अपने स्पेसिफिक फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं जबकि ये स्पेसिफिक होते हैं किसी एंजाइम के लिए। एपोएंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैटालाइटिक एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम। सो बेसिकली यहाँ पे एपोएंजाइम जो है वो कैटालाइटिकली एक्टिविटी को रिस्पॉन्सिबल होते हैं, बट कैटालिटिकली इनएक्टिव फॉर्म में देखने को मिलते हैं हमें, लेकिन रिस्पॉन्सिबल होते हैं कैटालाइटिक एक्टिविटी के लिए किसी एंजाइम की, किसी स्पेसिफिक एंजाइम की, सबके लिए नहीं है, राइट। कोएंजाइम टेक पार्ट इन द रिमूवल ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन, जबकि कोएंजाइम जो होते हैं वो प्रोडक्ट जो बना है रिएक्शन में उसको हटाने में, उसको वहां से रिमूव करने में बाइंडिंग साइट से हेल्प करते हैं। जैसे एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बन गया तो प्रोडक्ट वहां से सेपरेट आउट करने में जो कोएंजाइम्स होते हैं वो अपना रोल प्ले करते हैं, ऐसा ध्यान रखेंगे। अगला जो सवाल है यहाँ पे कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। फीडबैक इनहिबिशन ऑफ एंजाइम इज अफेक्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। फीडबैक इनहिबिशन ऑफ एंजाइम इज अफेक्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए फीडबैक या तो एंजाइम या दूसरा यहाँ पे सबस्ट्रेट है या फिर उसका एंड प्रोडक्ट है, किसकी वजह से होगा, या इंटरमीडिएट या एंड प्रोडक्ट है। तो फीडबैक इनहिबिशन जो होता है एंजाइम का अफेक्टेड जो होता है बेसिकली किसी एंड प्रोडक्ट से, कि वो किस तरह से बन रहा है उसके ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट होता है वो, राइट। क्या बना है उसके ऊपर ज्यादा, बिल्कुल जी, क्या बना है उसके ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट है ये फीडबैक इनहिबिशन एंजाइम, जो कि अफेक्टेड होता है किसकी वजह से, एंड प्रोडक्ट की वजह से। अगला देखते हैं जरा क्या है यहाँ पे। एन एग्जाम्पल ऑफ कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन ऑफ एन एंजाइम इज द इनहिबिशन ऑफ, एग्जाम्पल ऑफ कॉम्पिटेटिव, अभी हमने पढ़ा था ना, सक्साइनिक डिहाइड्रोजनेस बाय द मेलेनोइक एसिड। तो ये हमने पढ़ा है, अभी आपकी एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, अभी पीछे किसी क्वेश्चन में भी हम लोगों ने बात की थी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल इसका एकदम करेक्ट होना चाहिए। अगला देखते हैं जी। इंसुलिन इज मेड अप ऑफ, इंसुलिन जो है किससे बनता है, इंसुलिन को बनाता है ग्लूकोज, इंसुलिन को बनाते हैं फ्रक्टोज, राइट, उसको बनाने में अपना रोल प्ले करते हैं। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन में है तो दोनों ही सही है ये तो चलिए कोई बात नहीं, आप किसी एक के साथ जाएंगे तो ऑप्शन नंबर ए या बी जो है सही होना चाहिए, दोनों में से कोई भी। इंसुलिन क्या है, एक अपने आप में पॉलीसैकेराइड है जो कि मेडअप होता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज से। किससे बनता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज से बनता है और एक तरह का पॉलीसैकेराइड होता है। अगला क्वेश्चन, एंजाइम इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन बाय, एंजाइम अपना रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कैसे करते हैं, राइट। लोअरिंग एक्टिवेशन एनर्जी, जितनी एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी उतनी एंजाइम एक्टिविटी जो है वो बढ़ जाएगी। ग्राफ भी आप लोगों ने जो पीछे एक क्वेश्चन में पढ़ा था वो आपको वही बताता है, राइट।
तो ये बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे इंक्रीज एक्टिवेशन एनर्जी नहीं, इंक्रीज करके तो नहीं करेंगे, ठीक है। जितनी कम होगी उतना वो अच्छे से काम कर पाएगा, उतना ही कम समय में रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो फास्ट हो पाएगी। इंक्रीज टेम्परेचर एंड पीएच डिक्रीज, और इसके लिए तो आप लोगों ने एक वर्ड पढ़ा होगा ना कि जब ये ऑप्टिमम कंडीशन में रहेंगे, जब ये ऑप्टिमम कंडीशन में रहेंगे तब ये अच्छे से काम कर पाएंगे। रिमेंबर ना, आपकी एनसीईआरटी में पेप्सिन का एग्जांपल दिया हुआ है। जैसे पेप्सिन जो आपके स्टमक में प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम होता है, वो सिर्फ एक एसिडिक कंडीशन में ही काम कर पाता है, याद है। तो वो एसिडिक कंडीशन एक स्पेसिफिक पीएच रेंज मिलती है उसको 1 to 2, जिसके अंदर वो हाईली एफिशिएंटली अपना काम ठीक तरह से कर पाता है। तो सेम ये टेम्परेचर के साथ भी अप्लाई होती है बात। तो उसके लिए एक ऑप्टिमम वर्ड यूज किया गया है, कई बार इसमें भी सवाल जो है वो पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, एंजाइम इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन बाय डिक्रीजिंग देयर एक्टिवेशन एनर्जी। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉलीसेकेराइड। स्टार्च एक पॉलीसेकेराइड है, स्टोर्ड फूड होता है। ग्लाइकोजन एक पॉलीसेकेराइड है जो एक प्लांट में और दूसरा एनिमल्स में देखने को मिलता है। डेक्स्ट्रिन भी एक पॉलीसेकेराइड है, जबकि लैक्टोज नहीं है। लैक्टोज क्या है? लैक्टोज अपने आप में एक ओलिगोसेकेराइड है, ठीक है, एक ओलिगोसेकेराइड है, और या आप बोल सकते हैं कि डाइसेकेराइड है। और डाइसेकेराइड की प्रॉपर्टी हम लोगों ने क्या पढ़ी थी कि 2 से 10 बेसिकली इनका हाइड्रोलिसिस हो सकता है, ठीक है। इनका हम हाइड्रोलिसिस करते हैं कितने में, लगभग 2 to 10 यूनिट्स के अंदर, या 2 to 10 सब यूनिट्स के अंदर उसकी, रिमेंबर ना। तो लैक्टोज उसका करेक्ट आंसर जो है यहाँ पे होना चाहिए। तो लैक्टोज क्या है? एक डाइसेकेराइड है, मेड अप ऑफ द ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। डाई मतलब 2, सेकेराइड मतलब शुगर, राइट। अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। लेसिथिन, लेसिथिन का एग्जांपल और स्ट्रक्चर भी आप लोग देखते हैं अपने एनसीईआरटी के अंदर। उसका एग्जांपल आप लोगों ने पढ़ा है, कहां पढ़ा है? जब हमने लिपिड वाला पार्ट पढ़ा है, राइट। कोने में छोटा सा नाम जो है वो लेसिथिन का एक मेंशन है लेफ्ट हैंड साइड पे कहीं एनसीईआरटी में। अगर आप रीडिंग करेंगे शुरुआत में लिपिड वाला पोर्शन, तो वहां पे लेसिथिन का एग्जांपल मेंशन है। लेसिथिन जो होता है वो एक फॉस्फोलिपिड होता है बेसिकली, राइट। पॉलीसेकेराइड नहीं है, प्रोटीन नहीं है, ये डायरेक्ट एक आपका क्या है, एक लिपिड होता है बेसिकली, जिसे हम फॉस्फोलिपिड्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है जी। चलिए, बहुत बढ़िया। तो बहुत मजेदार क्वेश्चन से बच्चों जो हमने एंजाइम्स वाले पार्ट के ऊपर यहाँ पे कवर किए। उसके अलावा बच्चों इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वाइज जो आपके क्वेश्चंस हैं, या आपको उसके अलावा और कौन कौन से जो क्वेश्चंस हैं वो आपको मिल सकते हैं इस वीडियो में, जाके आई बटन पे क्लिक कीजिए। उसके अलावा बच्चों यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट जो माइंड मैप इस चैप्टर के मिल रहे हैं, वन शॉट आपको चैप्टर के मिल रहे हैं। टॉपर्स की प्लेलिस्ट क्या होती है, हाउ कैन यू बी अ नेक्स्ट टॉपर, दैट्स इज सिंपल। आप अब जब इस तरह से आप सारी चीजें कर लेंगे, कुछ बचेगा ही नहीं करने के लिए, तो डेफिनेटली आपका टॉपिक पे ग्रिप अप होगी। और जब टॉपिक पे जितनी अच्छी ग्रिप अप होगी उतनी अच्छी आप यानी कि नॉलेज गेन कर रहे हो, नॉलेज जितनी अच्छी ले रहे हो, आप रिप्रेजेंट भी अपने आंसर को अच्छे से वहां पे कर पाओगे। तो वन शॉट है, इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज क्वेश्चंस हैं, माइंड मैप है। सिर्फ इस चैप्टर के नहीं बच्चों, आपकी सभी सब्जेक्ट के सारे चैप्टर्स के वो मिलने वाले। कहां? आई बटन पे जाके क्लिक कीजिए, लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में, वहां जाके क्लिक कीजिए। और अगर चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।